कैंसर के लिए ट्रीटमेंट एक बस ये है कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी, इसमें तीनों में से एक या फिर कॉम्बिनेशन। नॉर्मल टिश्यू कोई भी रहता है, आपको कट होता है या फिर मुंह में छाला आता है, वो 14 दिन के अंदर भर जाता है। पर जो ओरल कैंसर है वो 14 दिन के बाद भी नहीं भरता। आप कुछ भी क्रीम लगा लो, उसका साइज भी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। डेफिनेटली ओरल कैंसर का साइन है। है ना। मैं हूँ तेजस्वी ठाकुर। मेरी सहेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है हेड एंड नेक कैंसर सर्जन डॉक्टर निखिल मिटकर जी। जी, आपका स्वागत है हमारे इस ब्रॉडकास्ट में। हमें आपके बारे में कुछ बताइए ना। मैं डॉक्टर निखिल, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन। तो मेजॉरिटी में कैंसर सर्जरी, कैंसर जो ट्रीटमेंट करता हूँ वो हेड, ओरल कैविटी जो मुंह के अंदर होता है, और गले के ऊपर ट्यूमर होता है, गाल, नाक, कहीं पे भी फेस पे, स्किन, कान के पीछे, आगे, कुछ भी ट्यूमर, अल्सर या फिर गड्ढा, इसे कुछ भी लगता है तो वो सारे कैंसर में ट्रीट कर। और मेरा मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिस होता है कुर्ला में। वहाँ पे मेरे मेजर पेशेंट्स आते हैं और मोस्टली नॉन अफोर्डिंग। सो वही जो मेरा है प्रैक्टिस, ये कुर्ला में, फौजिया हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल। मुझे पूछना था कि ओरल कैंसर आखिर होता क्या है। सो बेसिकली क्या होता है इसमें कि कोई भी घाव, जो घाव भर ही नहीं रहा है, यानी 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता, 1.5 महीने तक कोई घाव भर नहीं रहा है, ऐसा घाव जो भरता ही नहीं है वो कैंसर, डेफिनेटली वो कैंसर है। क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मल टिश्यू कोई भी रहता है, आपको कट होता है या फिर मुंह में छाला आता है, वो 14 दिन के अंदर भर जाता है। पर जो ओरल कैंसर है वो 14 दिन के बाद भी नहीं भरता। आप कुछ भी क्रीम लगा लो, उसका साइज़ भी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। तो ये डेफिनेटली ओरल कैंसर का साइन है, और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है और एग्जामिन तो करा ही लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी ओरल कैंसर हो गया, वो डर से, यानी वो कैंसर, हम क्या करते हैं कि छाला है वो छाला ही रहेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई तो क्रीम लगा लेंगे मेडिकल से लेके। तो वो एक डर रहता है, क्योंकि मन में उसको कहीं ना कहीं पता रहता है कि वो कैंसर है, उसको डर रहता है कि वो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वो फेयर होता है ना, उससे भागने का ट्राई करते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, मेडिकल जाएंगे, फार्मेसी जाएंगे, वहाँ से क्रीम लेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर। तो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट एक बस ये है, इनिशियल स्टेजेस में जब वो क्यूरेबल है तब ऐसा होता है कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी, इसमें तीनों में से एक या फिर कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। पर जब आप होम्योपैथिक या फिर कोई ट्रीटमेंट लेने का, क्योंकि वो फेयर है ना, वो आपको टेक ओवर कर लेता है डिसीजन मेकिंग में। तो वो फेयर को पहले कॉन्कर करना है, पहले जाके दिखा दो एक ऑन्को सर्जन को या फिर ऑन्को स्पेशलिस्ट। ओरल कैंसर होने की वजह क्या होती है और उसे डिटेक्ट होने के लिए कितना समय लगता है। सिगरेट पीते हैं तो लंग डैमेज होता है, उसके टिश्यूज डैमेज होते हैं, तो बॉडी हील करने का ट्राई करता है, उसमें हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट रहता है। पर एक टाइम बाद अगर आपका स्मोकिंग का इंटेंसिटी बहुत बढ़ गया तो डेफिनेटली बॉडी उसके साथ कीप अप नहीं कर पाती और वो लंग कैंसर में कन्वर्ट होता है। एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसेस है गुटखा, खैनी, तंबाकू, क्योंकि आपको टिश्यू को डैमेज करता जा रहे हो, आप खाना बंद नहीं कर रहे हो, बॉडी हील करने का कोशिश कर रहा है, पर अभी वो हील करने के यानी कैपेबल नहीं है, तो वो ऐसा करता है कि अभी नहीं, मैं हील नहीं कर सकता। तो कैंसर वहाँ पे डेवलप होता है। कैंसर का काम है कि अभी जो डिमांड है ना हीलिंग की, जो टिश्यू लॉस हो रहा है, जो टिश्यू मर रहा है, तो उसको वो मल्टीप्लाई कर देता है। एग्जैक्टली यानी कैंसर में क्या होता है कि नॉर्मली टिश्यू क्या होता है, 1 के 2 होंगे, 2 के 3 होंगे, इस रेट से बढ़ता है। पर कैंसर में क्या होता है पता है, 1 से 4, 5, 6, फिर वो मल्टीप्लिकेशन रेट हायर होता है। यानी सपोज एक टिश्यू 1 के 2 होंगे ना, उसी टाइम पे कैंसर के उससे भी कई गुना ज़्यादा, यानी 8, 2, 10, 40। तो ये रेट जो रहता है मल्टीप्लिकेशन का, वो हायर होता है कैंसर में।
और वो रीज़न है आप जो बॉडी को डैमेज कर रहे हो उसके रिस्पॉन्स में। तो बेसिकली सेम ये एक्चुअली जो कैंसर का है ना, वो सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है हर एक टाइप के कैंसर में, कि बॉडी कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है और उसको बॉडी हील करने का ट्राई कर रहा है। आप फिर पकड़ के चलो कि आप टूथब्रश, घिस के टूथब्रश यूज़ कर रहे हो या फिर टंग क्लीनर। मेरा एक केस था, टंग क्लीनर यूज़ करने की हैबिट थी उसकी, फीमेल पेशेंट, शी वॉज यंग, 30 ईयर्स रहेगा उसका एज, 34। तो उसमें वो टंग क्लीनर इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ करती थी तो टंग पे एक छाला होने लगा। छाला वो हील ही नहीं होने दे रही थी बिकॉज वो सुबह और शाम मेरे टंग क्लीनर एकदम ऐसे रैशली यूज़ करती थी, तो उसमें टंग कैंसर डेवलप हुआ। मेरा दूसरा केस है जहाँ पे हम कैप लगाते दांत के ऊपर। कैपिंग क्या रहता है, तो उसके शार्प एजेस रहते हैं, तो ऊपर है ना जो गम्स बोलते हैं, तो उस पर वो इम्पिंच कर रहा था, यानी बार बार वहाँ से खून आने लगा। खून आता ही रहता था पर उसको इग्नोर करता था बिकॉज वो जो लगाया था ना कैप, वो ओवर साइज था, अंदर चुभ रहा था। तो उसने क्या किया, जबड़े का, ऊपर के जबड़े का उसने कैंसर में डेवलप हो गया। तो इन शॉर्ट हम समराइज कैंसर का ये कर सकते, कहा कैसे आता है। फर्स्टली अगर ऊपर ऊपर से देखे, जेनेटिक की तरफ एक्सप्लेन करूँगा, पर इनिशियल में बता रहा हूँ कि ऊपर से देखे तो कुछ तो फैक्टर हमें इंजरी कर रहा है और बॉडी उसको हील कर रही है। और जब हील करने का प्रोसेस पीछे पड़ जाता है, यानी वो स्लो हो जाता है पर डैमेजिंग का स्पीड बढ़ता है, तब बॉडी का ये रिस्पॉन्स होता है कि अभी ऐसे सेल जनरेट करो जो ये हीलिंग को काम आएगी, पर वो सेल वैसे होते नहीं है। वो ट्रिक होता है कैंसर डेवलप होने में। ठीक। इनसे डिटेक्ट होने के लिए कितना समय लगता है? तो जैसे मैंने बोला, टाइम वैरी करता है। जैसे कि आप जेनेटिक, अगर आप वल्नरेबल हो या फिर जैसे आप, ये जो डिफेक्ट है ना, उसका सिग्नल आता है जीन्स की तरफ से। जीन्स क्या होता है, जिससे आप बने हो, मैं बना हूँ, सारे यानी जितने भी लिविंग थिंग्स है, तो उनका वो ओरिजिन होता है जहाँ से वो बड़ा हो गया है, जहाँ पे हम मल्टी ऑर्गन इंसान हो गए। ठीक है, तो वो जेनेटिक लेवल पे जब डैमेज सिग्नल, ये डैमेज का सिग्नल जेनेटिक सिग्नल पे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, वहाँ पे जाके वो सिग्नल जाता है और जीन के स्टैंड को डैमेज कर देता है, तोड़ देता है। जहाँ जहाँ पर इतने जेनेटिक लेवल पे जब किसी का वो रिजल्ट आएगा, यानी वो शो होगा चेंजेस, उसी को कैंसर होगा। जैसे कि अभी आपको सर्दी है, कुछ लोगों को सर्दी यानी जल्दी लगती है, कुछ लोगों को लेट होता है, तो जीन्स भी वैसे ही काम करता है। कुछ लोगों के जीन्स थोड़े स्ट्रांग होते हैं तो ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं और उनको कभी लंग कैंसर लाइफ टाइम नहीं होता। जैसे कि मैक्सिमम मैक्सिकन जो पॉपुलेशन होती है ना, उसमें स्मोकिंग रिलेटेड यानी उसका रेट बहुत कम है कैंसर का। पर ये शो किया जाता है कि बाबा स्मोक करेंगे तो लंग कैंसर होगा। तो जेनेटिक रेजिस्टेंस भी मैटर करता है। कुछ लोगों में जेनेटिक रेजिस्टेंस उसका कम होगा तो उसको जल्दी दिखाई देगा। तो हम ओवरऑल देखें तो अगर आप तंबाकू खा रहे हो लगातार 8, 9, 10 खा रहे हो, तो ऑन एन एवरेज मैंने जितने पेशेंट किए तो उसमें ये दिखता है कि 8 से 10 साल में आपको कैंसर तंबाकू की वजह से आने के चांसेस हाई है, बहुत हाई। सेकेंड, अगर स्मोक कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाता है आपका, बिकॉज जो डायरेक्ट हम तंबाकू खा रहे हैं ना, वो ज़्यादा हार्मफुल है, ज़्यादा पोटेंट है, क्योंकि आप डायरेक्ट स्किन को डैमेज कर रहे हो। स्मोक में वो नहीं होता। वो थोड़ा सा डिफरेंस है, पर अगर आपका जेनेटिक वीक है मेकअप प्लस ये हैबिट है बहुत टाइम से, तो कैंसर शो होगा। और ये ड्यूरेशन है, हैबिट जब स्टार्ट किया 8 साल बाद का जो सिनेरियो, तो ये 8 साल। पर जब फर्स्ट अकर होगा ना, जो आपको दिखेगा छाला वगैरह, तो वो और फाइनल स्टेज तक जाने के लिए बहुत टाइम लिमिटेड होता है अभी। जब फर्स्ट आपको अल्सर दिखेगा ना, वो लास्ट तक जाने के लिए बहुत यानी बहुत कम टाइम लेता है। अपेयर होने का ड्यूरेशन
लंबा रहेगा, पर फाइनल स्टेज तक जाने का ड्यूरेशन शॉर्ट। छोटे बच्चे स्मोक नहीं करते, तंबाकू नहीं खाते, तो उन्हें कैंसर कैसे हो सकता है? तो छोटे बच्चों का अब देखोगे तो मोस्टली जो बच्चों में कैंसर आने के चांसेस होते हैं वो जेनेटिक होने की भारी संभावना होती है। तो जैसे कि मैंने ऑपरेट किए कुछ बच्चे, यानी उसमें क्या था, एक कैंसर का टाइप है न्यूरोफाइब्रोमा। तो उसको है ना गठान हुई थी जबड़े पे। तो वो जेनेटिकली जब बच्चा पेट में डेवलप होता है और डेवलप होते टाइम वहाँ पे जब सेल्स में डिफेक्ट आता है जो माँ के पेट में है, तो उसके वजह से ये कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी बनती है जो यंग एज में बच्चे को कैंसर में डेवलप कर यानी आ जाता है। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि डेवलपमेंट के टाइम क्या इंटरप्ट कर रहा है प्रोसेस। क्या रीज़न हो सकता है? प्रेगनेंसी के टाइम जो मदर है क्या फूड ले रही थी वो फैक्टर है, ऑब्वियसली हो सकता है। क्या फूड इंटेक है, इंटेक क्या है, स्मोक करती थी क्या, कुछ हैबिट है क्या, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था क्या, वहाँ का यानी पानी में कुछ था केमिकल, या फिर नमक नहीं था, खाने में आयोडीन रहता है ना, तो वो यानी ये सारे मल्टीपल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है बच्चे के डेवलपमेंट में जब वो पेट में था। और अगर कुछ न्यूट्रिशनल या फिर कुछ कार्सिनोजेंस, जैसे कार्सिनोजेंस रहते हैं लेड कंपाउंड या फिर केमिकल्स, जैसे कि आप यानी कोई फैक्ट्री के आसपास रह रहे हो, पानी में उसका वेस्ट जा रहा है और वही पानी पीने में आ रहा है, तो ऐसे जब प्रोडक्ट आप प्रेगनेंसी में इंजेस्ट करते हो तब क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जेनेटिक कुछ तो डिफॉर्मिटी आती है। और वो डिफॉर्मिटी की यानी वो अगर वो फिजिकल रहा तो फिजिकल डिफॉर्मिटी रहेगी, जेनेटिक लेवल पे रहा तो कभी ना कभी कैंसर में कन्वर्ट। तो ये है फर्स्ट की मम्मी की वजह से, यानी मदर जो खाना ले रही है या फिर वो एनवायरनमेंट से जो जा रहा है पेट में उसकी वजह से। अभी सेकेंड ये होता है कि जेनेटिक, फैमिली में किसी को था, फैमिली में अगर किसी को कैंसर, सेम कैंसर था, बचपन में आया था, या फिर कुछ तो यानी फाइब्रोसिस की बीमारी या फिर ब्लास्टोमा, जो बच्चों में आँखों का एक कैंसर है, न्यूरोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, ऐसे दो टाइप के है। तो न्यूरोब्लास्टोमा वैसे बहुत रेयर होता है, रेटिनोब्लास्टोमा बचपन में पाने जाने वाला, आँखों में पाए जाने वाला बहुत ज़्यादा यानी कॉमन है। तो ये मैटर करता है कि आपका जेनेटिक कुछ फैमिली में रन कर रहा है क्या, ठीक है। तो ये सब है, बच्चों का कैंसर होने के चांसेस वही है कि आज जब पेट में हो तब जेनेटिकली कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी यानी क्रिएट हो रही है वहाँ। तो अगर फैमिली में हो तो फिर उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए, मतलब बच्चों को ना हो या फिर फैमिली के दूसरे मेंबर्स को ना हो? देखो, अगर जो कैंसर में हैबिट नहीं है, यानी ऑब्वियस यानी उसका रीज़न है जेनेटिक, तो उसको हम टाल नहीं सकते, क्योंकि अगर वो शो होना रहेगा यानी एक्सप्रेस करना रहेगा, वो कैंसर को बाहर आना रहेगा तो आके रहेगा। पर ऐसा होता है कि अगर हम इनिशियल स्टेज में उसको डिटेक्ट कर पाए और बच्चे की उम्र सफिशिएंट है वो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेने के लिए, जैसे न्यूरोब्लास्टोमा जो आँखों का रहता है कैंसर, तो उसमें क्या रहता है, विजन चला जाता है। तो उसमें अगर उसके लिए ट्रीटमेंट क्या रहता है कि नर्व का जो कंप्रेशन है, हमारा कैसे होता है, ब्रेन से आई कनेक्टेड होती है एक दो वायर से, उसको नर्व बोलते हैं हम। अगर उसको कंप्रेशन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो फैलता है, नर्व के थ्रू जाता है वो कैंसर, तो उसकी वजह से क्या, वो वायर्स फूल जाती है, तो उससे ब्लाइंडनेस आता है। तो फूलने की वजह से क्या है, सॉकेट में इधर हड्डी होती है ना, वहाँ पे होल रहता है छोटा, तो वहाँ से आती है वो बाहर और अपने जो फिजिकल आँखें हैं उससे कनेक्ट होती है, जिससे हमें सब दिखता है। पर अगर वो नर्व इन्वॉल्व हो गया, वो फूल गया, तो इसका मतलब क्या है, कनाल की इधर वो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है नर्व, तो इसकी वजह से क्या सिग्नल पास नहीं हो रहा है, तो उसको पहले डीकम्प्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आँखों के सॉकेट के पीछे है ना
थोड़ा सा जो हड्डी वगैरह है ना उसको निकालना पड़ेगा ताकि नर्व का कंप्रेशन हम हटा दें। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी सेकेंड स्टेप क्या, अभी उसकी विजन थोड़ा सा तो स्टेबल रहेगी। सेकेंड स्टेज में क्या, उसको कीमो और रेडियो देना पड़ेगा। कीमो रेडियो थेरेपी उसका रहता है, तो वो हमें फॉलो करना पड़ता है। ओरल कैंसर किस उम्र में होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? तो आप जैसे देखोगे कि मैक्सिमम जो कैंसर है, अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पे कैंसर चल रहा है वो है लंग कैंसर मेल्स में। और ऑब्वियस लंग और ओरल कैंसर मेल में ज़्यादा है, बिकॉज जो हैबिट है मैक्सिमम टोबैको चेविंग हैबिट, स्मोकिंग हैबिट मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। और फीमेल्स में नंबर 1 पे कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। तो दोनों के रीज़न काफ़ी अलग है, तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट हम करेंगे जो मेल और फीमेल में कब आखिर होता है। तो मेल का हैबिट यूजुअली स्टार्ट होता है 16 से 18 साल के अराउंड स्टार्ट हो जाता है। तो वो कैंसर में एक्सप्रेस होने के लिए मोस्टली है ना सभी, यानी एक एज ग्रुप होता है कि 30 के अराउंड वो स्टार्ट हो जाता है। यानी मेजॉरिटी आपको कैंसर, ओरल कैंसर पेशेंट 30 के अबव ही मिलेंगे। कुछ रेयर केसेस में जल्दी मिल जाते हैं बिकॉज उसका जो जीन्स है वो जल्दी एक्सप्रेस कर दिया, यानी उसने इतना रेजिस्ट नहीं किया कैंसर को, तो इसको जल्दी आ गया। और बहुत लोगों का कैसा है वो टाइम के बाद वो एक्सप्रेस हो जाता है 30 के बाद। और फीमेल्स, अभी ब्रेस्ट कैंसर का, उसमें मोस्टली क्या रहता है, ब्रेस्ट कैंसर आपको मेनोपॉज का जो एज रहता है, जब आपका मेनोपॉज पेरे जो मेंस्ट्रुएशन है वो थम जाता है, वो टाइम के अराउंड उनका स्टार्ट होता है। इनका एज क्या है, अराउंड 40 के आसपास वो स्टार्ट होता है। और जैसे 65, 70 वो एज में वो दिख जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, इसलिए मैंने वो बताया। और मेल्स का लंग कैंसर एंड ओरल कैंसर, तो ये दो चीज़ें हैं, फीमेल्स का आफ्टर 40, मेल्स का आफ्टर 30। जो 10 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं जो स्मोक करना मतलब स्टार्ट करते हैं, बहुत मैंने देखा है कि स्कूल के वो छूट जाने के बाद स्मोकिंग करते हैं वगैरह, तो उन बच्चों के लिए मतलब क्या उनको तकलीफ ज़्यादा हो सकती है? उस बारे में। तकलीफ तो सब कुछ सेम वे में होता है, बस जैसे ये रहता है कि मैच्योरिटी, कि आपको वो एज में क्या करना चाहिए। आप अगर स्मोक कर रहे हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है, पर आप जो एज में आपको स्मोक नहीं करना है, कुछ स्पोर्ट्स जैसे एक्टिविटी, स्टडीज़, तो आप एक चीज़ पे अगर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो उसके रिलेटेड ही चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा। स्पोर्ट्स, आपकी हेल्थ इशू रहेगा, आप खेल नहीं पाओगे। ऑब्वियसली जब आपकी ग्रोथ है आप खेल नहीं पाओगे, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, आप एकेडमिक्स में पीछे रहोगे। एकेडमिक्स ही छोड़ दो, स्पोर्ट्स, यानी जो एज आपको बिल्ड करने के लिए, फिजिकली फिट बनाने के लिए होता है, आप वो एज में अगर ये हैबिट को सपोर्ट लोगे, डेफिनेटली इट विल एम्पर योर लाइफ। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, किस चीज़ों की वजह से हो सकता है? तो बेसिकली ब्रेस्ट में, मेल और फीमेल में जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो डिफरेंट बस इस वजह से होता है कि फीमेल के जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं ना, वो फीमेल हॉर्मोन्स उसको रिस्पॉन्ड करता है, जो मेल में नहीं होता। तो ब्रेस्ट टिश्यू का मेन फंक्शनिंग ऐसा है कि मिल्क प्रोड्यूस करना। तो एग्जैक्टली अभी हम इतना एडवांस होते जा रहे हैं, पर एग्जैक्टली ब्रेस्ट कैंसर का रीज़न मल्टीफैक्टोरियल है। तो एक रीज़न नहीं है कि बाबा ये, तो कुछ केसेस में कैसा रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यानी खुद फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए। पर जो फीमेल्स में ब्रेस्ट फीडिंग का इशू हो जाता है या फिर ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते, तो ऐसे केसेस में भी पाया गया है कि हिस्ट्री में पाया गया है, क्योंकि हम जो कैंसर के पेशेंट आते हैं उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। अगर ब्रेस्ट पेशेंट रहा तो उसमें हिस्ट्री में कुछ पेशेंट्स में ये भी पाया गया कि वो ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं कर पाए। तो उससे ये भी थेराइज हुआ है, जो फीडिंग ठीक से नहीं हुआ है, ब्रेस्ट फीडिंग वो सिग्नल जेनेटिक्स को देता है कि या तो कुछ तो गड़बड़ है, जो हम मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, या फिर कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे जेनेटिकली कुछ तो डिफेक्ट आ जाता है।
फर्स्ट ये रहा कि ब्रेस्ट फीडिंग सफिशेंट वे में या फिर एफिशिएंटली नहीं हुआ। सेकेंड है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब तो फीमेल्स में बहुत इम्पोर्टेंट है हार्मोनल बैलेंस। वो बस स्ट्रेस थोड़ा रहा, बैलेंस ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा स्मोक, यानी मेल्स की बॉडी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं बता रहा हूँ, पर फीमेल्स का बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप थोड़ा सा यानी स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो, स्ट्रेट यानी थोड़ा स्ट्रेस आया आप पे, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया, तो आपका फीमेल हॉर्मोन्स एकदम ऐसे रोलर कोस्टर राइड जैसा हो जाता है, ऊपर नीचे। पर अगर ये स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हमेशा रहेगा लाइफ में, यानी सपोज प्रेगनेंसी में जब मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर आपका हार्मोन, या फिर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अगर कोई लेडी ले रही है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, तब बॉडी में ये चेंजेस आना स्टार्ट होता है। और ये सारे रिलेटेड, ब्रेस्ट कैंसर प्योरली रिलेटेड है, जेनेटिक डिफेक्ट आता है, ट्रिगर होता है वो मैकेनिज्म किस वजह से, जब आपको हार्मोनल का बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो वो कोई भी रीज़न हो सकता है, स्मोक, ड्रिंक, या फिर फीडिंग में प्रॉब्लम, या फिर स्ट्रेस। तो इन शॉर्ट मल्टीफैक्टर। तो महिलाओं को अपना ख्याल रखना चाहिए। तो महिलाओं को ये है बेसिकली, शांत रहो, लाइफ एंजॉय करो, और बच्चे भी पैदा करो, उनको फीड भी करो, और अपना करियर भी बनाओ। यानी सब कुछ करना है पर खुश होते हुए, है ना। स्ट्रेस नहीं लेना है, शांति से करो, सब करो। पर तो महिलाओं को कैसे पता चलेगा कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। जितने भी फीमेल्स हैं उनको ये पता होना ही चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे एग्जामिन करना है। बिकॉज आप बाकी के देखोगे, पीसीओडी या फिर थायराइड, जितने भी है उतना ही अभी कॉमन हो गया है ब्रेस्ट कैंसर। वो अभी हो ही रहा है, मैक्सिमम फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर आ रहा है। और अगर ब्रेस्ट कैंसर इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट हुआ तो उसको हम सर्जिकली वहाँ से बस रिमूव करना है, और आप 100% लाइफ में बस ऑब्जर्वेशन के अंदर रहोगे ना, आपको वो वापस आने के चांसेस बहुत कम है इनिशियल स्टेजेस में किया तो। तब कोई फिजिकली भी कोई अपीयरेंस में आपका चेंजेस नहीं आएगा। तो इसलिए एग्जामिनेशन, फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर का एग्जामिनेशन हर एक फीमेल को आना ही चाहिए। तो उसमें क्या करना है, मिरर के सामने खड़े रहो, ठीक है। तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आप खड़े रहो, आप पूरा रूम क्लोज करो, और अच्छा लाइटिंग होना चाहिए। ब्रेस्ट को सर्कुलर मोशन में पाल्पेट करो, दोनों जगह एक साथ। तो उससे क्या होगा कि डिफरेंस पता चलेगा दोनों में कुछ अलग है क्या। क्योंकि टिश्यू, एबनॉर्मल टिश्यू, ये मेरा शरीर का ऑर्गन ये भी है, तो दोनों सेम ही पाल्पेट होगा, सेम ही टच होगा। पर अगर यहाँ पे एबनॉर्मल है, यहाँ पे कुछ तो गठान है, तो नॉर्मल नहीं है। और आपको पता चलेगा कि नॉर्मल ऐसा होता है और एबनॉर्मल ऐसा। तो जब ब्रेस्ट कैंसर वहाँ पे अगर इनिशियल स्टेज में रहेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा लंप, यानी थोड़ा सा गठन जैसा फील होगा, रबरी लगेगा, ठीक है। वो सर्कुलर मोशन में ऊपर का एरिया, फिर साइड का, फिर अंडर आर्म, वो एरिया में पाल्पेट करो, फिर ब्रेस्ट के नीचे, क्योंकि वो एरिया भी हाइड हो सकता है, तो वहाँ से पूरा ब्रेस्ट पाल्पेट करो, और जो सामने वाला एरिया, तो मैक्सिमम चांस होता है कि ये अंडर आर्म या फिर साइड वाले एरिया में जो हाइड होता है ना एरिया, जो यूजुअली स्किप हो जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मल टिश्यू से अलग कैसे, वो थोड़ा फर्म रहेगा, कड़क रहेगा। नॉर्मल टिश्यू थोड़ी सॉफ्ट रहेगी, ये फर्म रहेगा। इनिशियल स्टेज में बस फर्म, नेक्स्ट स्टेज में थोड़ा सा वो स्टिफ होने लगेगा, रबर बॉल जैसा लगेगा, यानी थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रबर जैसा हो जाएगा, लंपिश लगेगा, यानी एक राउंड कुछ तो फिगर है वहाँ पे, कुछ तो है ऐसा, यानी सॉलिड है। तो वो इनिशियल स्टेज में आपको पता चलेगा अगर आप ये फ्रिक्वेंटली एग्जामिन कर रहे हो, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, खुद ही करोगे, मिरर के सामने रहोगे, शेप चेंज हो रहा है क्या, कुछ ब्रा में अजीब सा फिटिंग हो रहा है क्या, डिस्कम्फर्ट हो रहा है क्या, इनरवेयर में हो रहा है क्या, वो सब ध्यान देना। खुद की बॉडी पे ध्यान दोगे, यानी ये चीज़ें कैसा है कि आपको लगता है कि कुछ हम ऑड कर रहे हैं क्या, पर नहीं, ये एग्जामिन करना है। फीमेल्स को एग्जामिन करना ही है,
तो इससे क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर या फिर कोई भी कैंसर, कुछ एक्सेप्शन है पर वो ब्लड कैंसर जैसा वो छोड़ दो, पर जितने भी मैक्सिमम कैंसर है इनिशियल स्टेज में क्योरेबल है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं और उसके आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर हमें स्टार्टिंग के ही समय में पता चलेगा कि यहाँ पे कैंसर है, हाँ, मतलब खुद ही हमें थोड़ा सा अलग लगे अपने शरीर में, तो हम डॉक्टर के पास जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर पता चले तो उसे सही किया जा सकता है। एकदम 100%। इनिशियल स्टेज में कैंसर क्योरेबल होता है। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि बहुत लोगों को क्या लगता है कि कैंसर रहेगा ना तो नहीं, यानी दिन गिनना स्टार्ट अपना एंड नहीं है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसी डर के मारे ना हम कैंसर तक जाते नहीं, यानी वो थॉट उतना जाता ही नहीं, घटाना ही रहेगी, कुछ तो रहेगा, तो हम ऐसा ही कोई यानी आसपास ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते, मसाज करते वगैरह जो भी है। तो फर्स्ट थॉट दिमाग में रखना चाहिए, कैंसर इनिशियल स्टेज में ठीक हो सकता है। सेकेंड, डॉक्टर के पास जाना है। घरेलू उपाय नहीं हाँ, करने। घरेलू उपाय नहीं करने, और थोड़ा सा अच्छा डॉक्टर देखो। इनिशियल इसमें थोड़ा सा अगर बर्डन आ रहा है, थोड़ा रिसर्च करो, ज़्यादा टाइम मत लो, पर हाँ, 1 वीक मैक्स करो, रात दिन रिसर्च करो, डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ, फटाफट आप जो डॉक्टर बोलेगा ट्रीटमेंट, आप ऑप्शन वो जो भी है वो प्रोटोकॉल समझाएगा, फॉलो करो, फ्री हो जाओ। कैंसर अर्ली स्टेजेस में डेफिनेटली क्योरेबल, तो ब्रेस्ट कैंसर उसके लिए एक्सेप्शन नहीं है। कैंसर में समय का क्या महत्व है? समय बहुत ज़्यादा क्रुशियल है। अगर कैंसर किसी को इनिशियल स्टेज में आ गया, बहुत, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है ना, कोई कैंसर पेशेंट को बोल रहा है कि आपका इतना हमारे हॉस्पिटल में अभी टाइम नहीं है, बेड नहीं है, ओटी अवेलेबल नहीं है, आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता वेट करो, या फिर 2 महीना वेट करो, 2 महीना का वेटिंग, 3 महीने का वेटिंग, डेफिनेटली वो कैंसर नहीं रहेगा, वो पेशेंट ही नहीं रहेगा। आप अगर ओरल कैंसर का पेशेंट 3 महीने बाद ऑपरेट करोगे, इनिशियल स्टेज में, जब उसका 101% हम बचा सकते हैं पेशेंट को, कैंसर को 100% क्योर कर सकते हैं, वो 3 महीने बाद क्या रहेगा, नहीं, लास्ट स्टेज क्रॉस कर देगा वो नहीं बचेगा। फिर तब जाके उनका उसका नंबर आता है। वो नंबर किस लिए आता है, पर कैंसर ट्रीट करने के लिए, या फिर वो आखिरी की जर्नी है उसको फेस करने के लिए। तो इस वजह से एक मिसकंसेप्शन आ गया कि कैंसर हो गया यानी पेशेंट गया। नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि आप वेटिंग कर रहे हो, वेट कर रहे हो। वेट इम्पॉर्टेंट, जो वेटिंग एरिया है ना वो क्रुशियल है। कैंसर आपका 100% ठीक होगा या फिर वेस्ट हो जाएगा पूरा टाइम। तो जब इनिशियली कैंसर आपको दिखेगा, डेफिनेटली आप कोई भी थोड़ा सा यानी सोचो, लास्ट स्टेज में आप सब बेच बाच के सर्जरी करने के लिए रेडी हो जाते हो, 4.5 लाख, ये 5 लाख आप भर देते हो, तब सब रेडी यानी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होते हो। और जब इनिशियल स्टेज में होता है ना, तब आपको लगता है कि अगर डॉक्टर बोलेगा 2 लाख 1.5 लाख बाहर का, तो आप बोलते हो कि नहीं, वहाँ पे फ्री में हो रहा है, मैं वहाँ पर जाकर करूँगा। तो समय ज़्यादा चल जाता है। ऑब्वियसली फ्री की चीज़ कॉस्ट के साथ आता है, समझ रहे हो? फ्री नहीं होता, फ्री हमेशा कॉस्ट के साथ आता है। फ्री सर्जरी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, फ्री सर्जरी को अटेंशन नहीं मिलता। तो वहाँ पे अभी आप सब कुछ दे दिया आपने, पर आप पेशेंट को नहीं बचा पाओगे, बिकॉज ऑलरेडी टाइम ख़त्म हो रहा है, ख़त्म है। इनिशियल स्टेज में अगर 2-2.5 लाख आप अरेंज कर सकते हो, करो, प्लीज़ करो, पर कहीं से भी करो, पर ऑपरेशन कर दो, क्योंकि लास्ट स्टेज में आप उससे भी ज़्यादा देने वाले हो। क्योंकि आप खुद के पेशेंट को, खुद के रिलेटिव को, खुद के फैमिली को ऐसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहते, सब बेच देते हो तब। पर फ्री का ट्रीटमेंट के वो लालच में है ना, वहाँ जाके जो धक्का खाना है ना, अगर कोई बोलता है कि 2-3 महीना 4 महीना 6 महीना वेटिंग है, या फिर आपको बोलता है कि आप रेडियोथेरेपी कर लो, तब तक आपका वेटिंग का टाइम पास आ जाएगा, तो वो टोटल ट्रैप है। वो बस टाइम को एक यानी उनका जो वेटिंग टाइम है ना, वो क्रॉस करने के लिए, वो करीब लाने के लिए उनका वो ये होता है। तो एक प्लान जैसा रहता है कि बाबा ठीक है, तब तक पेशेंट शांत रहेगा।
तो प्लीज़ ये ट्रैप में मत फंसो इनिशियल स्टेज में। प्लीज़ जैसे इनिशियल स्टेज होता है कैंसर का, ऑपरेट करो। मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरे रिजल्ट है, जो इनिशियल स्टेज में पेशेंट आता है वो 101% क्योर होने की बहुत चांसेस है, बिकॉज इनिशियल स्टेज में उसका प्रोटोकॉल बहुत, यानी हम प्लान करते हैं। एक्चुअली जितने अच्छे सर्जन हैं वो इनिशियल स्टेज के कैंसर को 101% ठीक कर सकते, अगर पेशेंट उतना यानी डेडिकेशन और ट्रस्ट के साथ वो सर्जन के पास है। समझ रहे हो? अगर मुंह में कैंसर हुआ होगा तो उसे कैसे आप ट्रीट करते हो, मतलब सर्जरी का क्या प्रोसीजर होता है? देखो उसके प्रोटोकॉल है उसका। एक्चुअली जैसे कि जो उसके दो थॉट है एक्चुअली। ये खुद ऑन्कोलॉजिस्ट यानी जो कैंसर सर्जन है और कैंसर मेडिसिन वाले हैं, उनमें वो डिबेट चलता ही रहता है। तो ऐसा रहता है कि कैंसर मेडिसिन वाले क्या बोलते हैं कि अगर इनिशियल स्टेज में कैंसर रहा तो उसको रेडिएशन और कीमो देके हम रिड्यूस करके यानी उसको कम कर सकते हैं, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। पर सर्जन्स जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है तो उनका ये होता है कि इनिशियल स्टेज में अगर हम सर्जरी यानी मार्जिन के साथ क्लियर करेंगे, यानी पॉजिटिव मार्जिन के साथ पूरा, यानी वहाँ पे सब हेल्दी टिश्यू रहेगा ना, तो वहाँ पे चांसेस है कि आपको कैंसर आए ही ना। तो सर्जिकली हम क्या करते हैं, प्रिकॉशन फिजिकली लेते हैं, भरोसे नहीं रखते कि मेडिसिन असर करेगा, आपका कैंसर कम होगा उसके असर की वजह से। सर्जन यहाँ पे हाथ में कंट्रोल लेता है और सोचता है कि मैं फिजिकली जो मेरे आंखों को दिख रहा है वो सब मैं कैंसर जैसा निकाल दूंगा, उसके बाद रेडिएशन को भेज दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर सपोज कैंसर, एज अ सर्जन मैं आपको प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, कैंसर अगर छोटा है तो हम उसको एक्सरसाइज कर देंगे यानी निकाल देंगे। अगर कैंसर ऑपरेबल है, थोड़ा बड़ा स्टेज हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी थर्ड स्टेज तक गया, तो वो लीजन को निकालना पड़ेगा। तो और उसके बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी को भेजेंगे। तो उसके भी कुछ कंडीशन है, कीमोथेरेपी कब देना है, रेडियोथेरेपी कब देना है। और अगर कैंसर लास्ट स्टेज भी क्रॉस कर दिया, यानी लास्ट स्टेज हम क्रॉस कब बोलते हैं पता है, जब कैंसर स्प्रेड होता है ब्रेन के बेस की तरफ, ब्रेन के जस्ट नीचे या फिर टच हो रहा है ब्रेन को। सेकेंड, आपके गले में कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ से खून जाता है ब्रेन को, पूरे शरीर को। तो अगर उसको वो इनकेस कर रहा है यानी पकड़ के बैठा है ना, तो उस कंडीशन में सर्जरी मैंने ऐसा है कि फेल ही होने वाला है, हम वो उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो उस केस में क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि नहीं अभी सर्जरी ऑप्शन नहीं है अपने पास, रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी। यानी वो भी ऐसा है कि वो सपोर्ट के लिए रहता है पेशेंट को। अभी ये ऐसा है कि अभी सर्जन भी नहीं बचा सकता, रेडिएशन और कीमोथेरेपी आप पे थोड़ा सा टाइम दे देगा आपको। ओरल कैंसर दूसरे कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है क्या? डेफिनेटली कैंसर स्प्रेड होता है एक्चुअली, तो उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो यानी क्या रहता है कि अगर किसी को मुंह के अंदर कैंसर हो गया और वो कैंसर 4 स्टेज क्रॉस कर दिया, यानी लास्ट स्टेज में आखिरी, तो कैंसर कनेक्टेड यानी अपनी बॉडी कैसे रहता है पता है, कि पूरे बॉडी वेसल्स और लिम्फेटिक चैनल यानी कुछ रास्ते होते गले के थ्रू, फिर लंग्स, फिर लीवर, फिर पीछे का जो स्पाइनल कॉर्ड, वो सब कनेक्ट उस एक दूसरे से। तो कैंसर सेल क्या करता है, उसमें एक टेंडेंसी होती है उसको खाना ज़्यादा लगता है। तो जैसे कि मेरा हाथ है, मेरे नॉर्मल स्किन है, मेरा आईज, नोज़, गाल, सारे टिश्यू है। कैंसर भी टिश्यू ही है, पर ये नॉर्मल टिश्यू और कैंसर टिश्यू में क्या डिफरेंस है, इसका एपेटाइट, इसकी भूख इतनी ज़्यादा है ना, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसको ज़्यादा ब्लड चाहिए, इसको ज़्यादा शुगर चाहिए। पर एक यहाँ पे क्या हुआ, कैंसर काफ़ी बढ़ गया ओरली, यानी इतना साइज़ बड़ा हो गया कि अभी उसको खाना कम मिल रहा है आखिरी स्टेज में। तो वो क्या करेगा, वहाँ से वो टूटेगा अंदर ही अंदर, उसके सेल वहाँ से निकलेंगे
और खून के अंदर से, यानी जो उसके लिए नदी है वो, यानी शरीर के अंदर पसरना स्टार्ट करेंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। तो डेक से स्प्रेड होंगे, कुछ ऊपर जाएंगे, और ऊपर का रास्ता डिफ़िकल्ट है, यानी वहाँ पे बैरियर है, स्कल खुद में बैरियर है। तो पीछे जाने की वजह उसको कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता कहाँ पर है, इधर। पहले गले में जाएंगे, इधर सेंटर कंपार्टमेंट थोड़ा सा रेयर है, वहाँ पे जाने का वो नहीं ट्राई करता। और लीस्ट रेजिस्टेंस यानी इधर से सुप्रा क्लैविकुलर, जो क्लैविकल हम बोलते हैं, वहाँ के थ्रू वो जाता है लंग्स, फिर लंग्स के बाद स्पाइन, फिर लिवर, स्प्लीन। ये जो एरिया अभी उसको तो जैसे ही इधर गया ना, उसके लिए पूरा वहाँ पे बॉडी है, यानी पूरा वो एरिया उसको अवेलेबल है। तो हाँ, कैंसर स्प्रेड होता है, क्योंकि हर एक कैंसर के सेल में एक टेंडेंसी होती है, अगर एक प्लेस का खाना ख़त्म हो गया ना, वो बाकी प्लेस पे अपना रिलोकेट कर लेता है, क्योंकि उसको सरवाइव करने के लिए नॉर्मल सेल से बहुत ज़्यादा फूड लगता है, शुगर लगता है, ब्लड लगता है और ऑक्सीजन लगता है। डॉक्टर निखिल जी, मुझे पूछना था, अगर किसी पेशेंट को अगर कैंसर हुआ हो तो उसे क्या करना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सबसे फर्स्ट, कन्फ्यूजन नहीं, कैंसर विंडो शॉपिंग के लिए नहीं होता। यहाँ पे प्राइस कम है, सबसे पहले मैं फ्री के पास जाऊँगा। फ्री वाला क्या बोलता है कि आपको वेटिंग है, फिर मैं सस्ते वाले के, यानी एक अच्छा यानी फेमस वाले के पास जाऊँगा पहले, वो बोलेगा इतना इतना कॉस्ट है, 4.5 लाख वगैरह। तो उसको वो बहुत ज़्यादा लगेगा, बिकॉज फ्री पहले घूम के आया ना। तो अभी फिर क्या करेगा, 4.5 लाख, फिर वो जाएगा 2-3 लाख के आसपास वाले डॉक्टर। तो इन शॉर्ट वो फाइनेंशियली डिसीजन ले रहा है कहाँ से सर्जरी करनी। तो नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है, विंडो शॉपिंग के लिए अलाउड नहीं है, कैंसर अलाउड नहीं करता। अभी यहाँ पे ऐसा है कि आसपास कोई कैंसर पेशेंट रहेगा ना, उसको किस डॉक्टर ने ऑपरेट किया है वो पहले सर्च करो। ये सब चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 वीक काफ़ी है डॉक्टर सर्च करने के लिए। जो ऑपरेटेड पेशेंट है, अभी कैंसर का प्रमाण रेट इतना बढ़ गया है ना, हर एक एरिया में कोई तो ऑपरेटेड पेशेंट मिलेगा ही आपको। थोड़ा सा कांटेक्ट, किसी को पूछो क्या है हॉस्पिटल में, थोड़ा सा यानी आपके रिलेटिव ने सबको यानी थोड़ा सर्च करने बोलो, तो नाम कोई डॉक्टर का आएगा, वो डॉक्टर से मिलो। मेजॉरिटी जो बेटर डॉक्टर रहेगा ना, वो अपने रिजल्ट भी दिखाएगा, जो ये मैंने पेशेंट ऑपरेट किया, उसको पूछो आपके रिजल्ट, यानी डॉक्टर आपके बारे में सुना है, आपके रिजल्ट क्या है क्या नहीं, मुझे देखना है एक्चुअली, मुझे मैं थोड़ा बताओ कि मैं नर्वस हूँ, नहीं मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ आप मुझे गाइड करो कैसे करना है। डॉक्टर ऐसा नहीं, अगर वो अच्छा डॉक्टर रहेगा ना, वो स्टार्टिंग से लेके आपके डिस्चार्ज तक सब कुछ अच्छे से गाइड करे। अगर वो डॉक्टर मनी हंग्री रहेगा, डेफिनेटली वो बोलेगा टाइम नहीं है, मेरे असिस्टेंट से बात करो, वो बताएगा। ठीक है, असिस्टेंट क्या बताएगी, वो डॉक्टर है, या फिर उसका जूनियर क्या बताएगा, नहीं, डॉक्टर खुद बताएगा। अगर उसके पास टाइम नहीं रहेगा, ओपीडी रहेगी ना, वो बोलेगा मैं आपको डेफिनेटली सब एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस आप थोड़ा वेट करो, ये ओपीडी ख़त्म करता हूँ। डेफिनेटली हर एक पेशेंट को देना ही चाहिए, मिनिमम आधा घंटा देना चाहिए हर एक डॉक्टर ने। अगर वो उतना टाइम नहीं निकाल पा रहा है, तो पेशेंट के लिए वो डॉक्टर बराबर नहीं है। 2-3 मिनट में क्या करेगा नया पेशेंट, समझ रहे हो? तो फर्स्ट डॉक्टर अगर आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, ही इज़ गुड डॉक्टर, प्रॉब्ली सब कुछ करेगा वो शायद से, क्योंकि पेशेंट के दिमाग में तो डाउट आता ही है ना, तो रहेगा, डाउट तो हमेशा रहेगा, वो ट्रस्ट नहीं करता जल्दी। फैमिली बुक बहुत ज़्यादा हाँ, तो फैमिली इन्वॉल्व होती है, उसको सुधरने नहीं देती, वो समझता है कि अभी करना क्या है, क्योंकि फैमिली बोलती है नहीं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे मामा के यानी ऑपरेशन इधर हुआ था, उस डॉक्टर ने किया था। दूसरी बोलेगी, यानी नेबर बोलेगा, अरे पता नहीं मुझे, ये डॉक्टर का तो सुना नहीं है, वो वहाँ पे हमने किया था, वो तो सस्ते में हो गया था। तीसरा बोलेगा, अरे उधर तो फ्री में होता है, वहाँ पे करना, क्यों फालतू में पैसे। कन्फ्यूजन है ना। फर्स्ट विंडो शॉपिंग में कन्फ्यूजन हो गया। सेकेंड रहेगा ये रिलेटिव, नहीं, यहाँ पे डिसीजन अगर आप हो, आपका लाइफ पार्टनर है, या फिर आपके बच्चे, इतने ही लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करने वालों को थोड़ा डिस्टेंस पे रखो, और थोड़ा शांति से बैठ कर डॉक्टर से डिस्कस करो, क्या है अभी प्रोटोकॉल क्या रहेगा, है ना, वो बताए।
क्या बताएगा वो? सबसे पहले अगर वो डायग्नोज नहीं हुआ है, बस वो दिख रहा है डॉक्टर को, तो जैसे मैं अप्रोच करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, डरना नहीं है, कैंसर के स्टेजेस होते हैं और मैं मेरा 101% दूँ, डेफिनेटली आपको देना ही है। अगर मैं मेरा 100% नहीं दूंगा तो वो लास्ट स्टेज का कैंसर भी है ना, वो लेके ही चला जाएगा, तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वो होता है कि पेशेंट के, मैं हूँ आपके साथ, है ना, वो फील, वो ये रहता है कि नहीं यार थक गए, अभी मत घूमो, बैठो रिलैक्स हो जाओ पहले। फर्स्ट है रिलैक्स, क्योंकि अभी हम इतना भाग रहे हैं ना, इतना भाग रहे हैं कि बाप रे, एक रिलैक्सेशन के वर्ड ही नहीं है। कोई पूछ रहा है क्या कैसे हो, खाना खाया, कोई पूछता है, पता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पता है डर गए हो, हाँ वैसा पूछेगा ना पेशेंट थोड़ा सा, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये वर्ड्स जो होते हैं ना, कैसे हो, मुझे पता है तकलीफ़ हो रही है, पर अभी मैं हूँ ना, मैं देख लेता हूँ, मैं सब देख लेता हूँ, आप बस रिलैक्स हो जाओ और ट्रस्ट करो बस। तो एक वर्ड है ना, पेशेंट अभी जो बैगेज लेके जा रहा था टेंशन, कम हो जाए। वो उधर ही फेंक देता है, बिकॉज वो थक गया है। वो बोलता है कि अभी बस हो गया। तो वो फर्स्ट स्टेज। अभी सेकेंड स्टेज क्या है, बायोप्सी लेना, क्योंकि कैंसर ही कंफर्म नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तो टुकड़ा लेते वहाँ से और लैब को भेजते हैं, और उसका रिपोर्ट आता है ना, कॉल करके कभी भी ये डॉक्टर के लिए खास करके उसको बोलो मत आपको कैंसर है ना, आपको कैंसर है, पेशेंट पागल हो जाएगा, वो सोच ही नहीं पाएगा। कैंसर ये वर्ड ही खुद में बहुत बड़ा, यानी पैनिक बटन है। कभी फ़ोन पे अनाउंस मत करो, आप आ जाओ, कुछ नहीं है, रिपोर्ट आ गया है, ऐसा मुझे बस एक्सप्लेन करना था रिपोर्ट में क्या क्या है और क्या क्या हमें ट्रीटमेंट लेना है। उनको ये बोलना है कि नहीं आप ट्रीटमेंट तो लेना ही है, वो छाला तो मुंह में अच्छा नहीं दिख रहा है ना, नॉर्मल मुंह में छाला नहीं होता, और अभी इतने महीने से है, वहाँ से थोड़ा खून आ रहा है, तो मुंह में रख के क्या करोगे, है ना, तो निकालना ही है। तो ट्रीटमेंट क्या है वो एक्सप्लेन करना है, आपको रिपोर्ट भी बता दूँ। तो बेसिकली आपका फेयर कम करना है ना, जो छाला है उसको तो निकालना ही है। वो पेशेंट आएगा तो उसको कैंसर के स्टेजेस बताने, ठीक है, जो भी कैंसर है डायग्नोसिस, छुपाना कुछ नहीं है ना पेशेंट से। तो इस वजह से क्या है, थर्ड स्टेज में है, फोर्थ स्टेज में है, बताओ क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है, क्या क्या है। तो अभी मेरे मैक्सिमम, बिकॉज बाहर से फ्री के सर्जरी वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ का जो रिजेक्टेड पेशेंट है मेरे इधर आता है, तो वो लास्ट स्टेज में होता है मोस्टली। तो वो जब आता है तो मोस्टली उसको ऐसा ही, यानी कन्विंस ऐसा ही होता है कि देखो ये लास्ट स्टेज है, जो इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा तो इसमें वो कैंसर निकालना ही पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ में ये होता है, कैंसर किसी को भी माफ़ नहीं करता। हम ये ट्राई करेंगे, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ ब्यूटीफुल है, कैंसर को निकाल के फेंक दो और एंजॉय करते, है ना, बस एंजॉय करने के लिए वो लालच रहता है ना, उस टाइम पे एस्थेटिक नहीं रहता कि आप कैसे दिखोगे क्या दिखोगे, नहीं, तब पेशेंट बस चाहता है कि बाबा लाइफ जीने का एक चांस मिल रहा है। नहीं बोलता हूँ मैं 101% ट्राई करूँ, बाकी आप अगर टाइम रहेगा भगवान बुला लेगा, जब नहीं रहेगा आपका टाइम डेफिनेटली हम एंजॉय करेंगे, है ना। तो एक होप हमेशा देने की, पर रियलिस्टिक, तो वो खुश रहता है एक्चुअली, वो रेडी हो जाता है, नहीं डॉक्टर आप हो। तो एक ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट वाला जो चीज़ होता है ना, वो बहुत मैजिकल है। क्योंकि मेरे जितने पेशेंट मैंने ऑपरेट कर रहा हूँ, जो पेशेंट ज़्यादा ट्रस्ट रखता है ना प्रोसेस पे, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। ट्रस्ट रहता है तो खुशी रहता है, मन में विश्वास रहता है। हम प्रे क्यों करते हैं भगवान के पास, और एग्जैक्टली वो प्रे हमारी विश कंप्लीट क्यों होती, क्योंकि वो डीप डाउन वो ट्रस्ट है भगवान पे। वैसा ही ट्रस्ट अगर वो सर्जन पे करता है, नहीं नहीं वो रिजल्ट अच्छा देगा मुझे पता है ना, तो रिजल्ट आता है, क्योंकि उसका वो बिलीव हो रहता है ना वो। तो पेशेंट को बताया आपने। अब इस थर्ड स्टेज होता है कि ऑपरेशन के लिए, यानी कितना आपका बजट है। आप जब पेशेंट को पहली या दूसरी बार मिलते हो ना, फैमिली से मिलते हो, आपको अंदाज़ा पड़ जाता है कि ये कितना रहेगा कंफर्टेबल, डेफिनेटली रहेगा।
कहाँ रहते हो ये पूछने का। उससे डेफिनेटली पता चलता है पेशेंट की लोकेलिटी क्या है, उसका अर्निंग सोर्स क्या है, क्या काम करते थे, घर में और कौन काम करता है। तो उस हिसाब से आपको बजट फ्रेम करना है। जो मेरे नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है उसके लिए मैं यानी मेरे सर्जन फी यानी बहुत कम, या फिर एक तो मेरा पेशेंट अभी जस्ट ऑपरेट हुआ, उसको तो यानी वो सर्जन फी नहीं दे पा रहा था तो नहीं लिया। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट उसका क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, तब हम उसको यानी वो ठीक लगेगा, उसको हेवी तो नहीं लगेगा। तो इसलिए हम बजट उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, अपना पैकेज नहीं रखने का। हॉस्पिटल पैकेज पेशेंट को बर्डन देगा। हर एक पेशेंट, अमीर पेशेंट अगर है, अगर वो पेशेंट 10 लाख रुपए कैपेबल है पे करने का, 15 लाख ले लो उससे, वो दे देगा। पर गरीब पेशेंट 8 लाख नहीं देगा, 4.5 नहीं देगा, उसके लिए 2-2.5 लाख भी बहुत ज़्यादा है। तो पैकेज अकॉर्डिंग टू पेशेंट करो, है ना। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका कैफ़े चलाना, उसका भाड़ा देना, इस वजह से नहीं, स्ट्रेस कम हो स्ट्रेस जाएगा। कम हो जाएगा। और अभी थर्ड स्टेज ऑपरेशन, ऑपरेट हो गया। अभी इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर ऑपरेट करेगा, ऑपरेट होने के बाद भी सर्जन का काम ख़त्म नहीं होता। डिस्चार्ज हो गया, रेडिएशन हो गया, हर टाइम पेशेंट और डॉक्टर का जो कनेक्शन है ना मेंटेन रहना चाहिए। डिस्चार्ज होने के बाद भी पेशेंट डॉक्टर से मिलने के लिए आना चाहिए। बस 2-3 दिन में एक बार जाकर डॉक्टर से मिलो। पर मेन क्या होता है पता है, ये मिलने का जो प्रोसेस है ना, इसमें फ़ी लगता है, फॉलो फी बोलते हैं उसको। कुछ डॉक्टर लेते हैं 800 रुपये, कुछ लेते 1,500, कुछ 2,000। पर मेरा जैसा रहता है कि मैं पेशेंट को जब भी डिस्चार्ज देता हूँ, मैं हर ऑल्टरनेट डे बुला लेता हूँ उसको। तो कितना देगा पेशेंट, तो ऐसा है कि पेशेंट पे वापस स्ट्रेस सेम। तो मैंने वो मेरे दिमाग में रख दिया कि नहीं, पेशेंट से ओपीडी फी लेनी नहीं है, क्योंकि वो पहले बैगेज के अंदर आ जाता है। इतना स्ट्रेस ओपीडी फी नहीं लेता मैं, बिल्कुल नहीं। कोई फॉलो फी नहीं, लेना ही नहीं है। क्यों लेना है? क्योंकि मुझे रोज़ मिल रहा है, मुझे देखना है मेरा रिजल्ट कितना अच्छा है, मुझे देखना है कुछ तो प्रॉब्लम है क्या पेशेंट को। अगर फ़ी का टेंशन रहेगा, अभी फॉलोअप में उसको 1,200 रुपये देने डॉक्टर को, फिर नहीं जाएंगे, फिर पैसे वो टालेगा, वो यानी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। उसका मन में ये रहेगा कि अभी 1,200 रुपये जाने वाले और अभी रेडिएशन का भी खर्चा आएगा बीच में, वो क्या करेगा? वो पैसा मुझे टिकेगा क्या? तो वो निगेटिव एनर्जी के साथ देगा ना पेशेंट। तो नहीं, नहीं चाहिए वो, बस वो रिजल्ट है ना, बराबर है पेशेंट, बस। तो ड्रेसिंग, ओपीडी और फॉलोअप का फी यूजुअली आप है ना ऑपरेशन के टाइम भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, और बाकी के टाइम थोड़ा सा उसको यानी करो। यानी आप खुद भी फ्री में नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा ये कंसिडर करो कि नहीं, उसको स्ट्रेस नहीं देना है। तो फिर एक बार सर्जरी होने के बाद अगर किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो पेशेंट हमेशा गलतियां कर देता है, या फिर फैमिली की तरफ से छोटी मोटी गलतियां हो जाती है? सबसे पहले सर्जरी कितना भी सक्सेसफुल रहे, फेल हमेशा घर पे जाके होता है। तो उसका रीज़न है हाइजीन। घर पे वो ड्रेसिंग कर ही नहीं पाते रिलेटिव, बिल्कुल नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैंने देखा कुछ पेशेंट यानी उनको इन्फेक्शन हो रहा है, इतना बड़ा इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा ट्यूमर निकालते हो उसको क्लोज करने के लिए आपको स्किन लेनी पड़ती है। कहाँ से लोगे? छाती से लोगे, पैर से लोगे। तो जब भी आप स्किन यहाँ लगा देते हो तो वो स्किन डेलिकेट रहता है, वहाँ पे नया ब्लड सप्लाई बनने के लिए टाइम लगता है। पर घर पे जाने के बाद ड्रेसिंग ठीक से नहीं कर रहे हो, वहाँ पे इन्फेक्शन आ गया तो वो फ्लैप ही फेल हो जाता है। पूरा कैंसर का जो ऑपरेटेड एरिया ना लाल, पूरा यानी ओपन हो जाता है, रॉ एरिया। तो उस कंडीशन में सर्जरी फेल होती है, फिर वापस से दूसरा स्किन लगाने के लिए उतना ही कॉस्ट जाता है जितना पहले में गया था। तो ये चीज़ को टैकल करने के मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने नोट्स बनाए कि बाबा ऐसे ऐसे ड्रेसिंग करना है। स्टेप 1 पहले क्लीन करो, स्टेप 2 ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, फिर क्लोज करो। पर वो भी नहीं हो रहा है तो मैं पेशेंट को हर दूसरे दिन बुला लेता हूँ।
मैं खुद ही करता हूँ, नहीं तुम आ जाओ ओपीडी पे आ जाओ, हम क्लीन करके भेज दूँगा, तो करना पड़ता है। तो ये है कि ड्रेसिंग इम्पॉर्टेंट है, सर्जरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रेसिंग घर पे जाने के बाद। और न्यूट्रिशन, क्योंकि जैसे कैंसर पेशेंट खाना कम खा पाता है, तो सॉल्ट, नमक एक्चुअली अपने को, जो हेल्दी इंसान है हम, अपने को इतना पता नहीं कि नमक इतना इम्पोर्टेंट है, पर नॉर्मल हार्ट चलने के लिए, दिमाग चलने के लिए है ना, सॉल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप डिहाइड्रेट हो गए, आपको जो डिजीनेस वगैरह आ रही है ना, वो शुगर कम, पर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ना, नमक, वो लॉस की वजह से, क्योंकि वो लॉस होता है आपका ब्रेन काम नहीं कर पाता, तो इसके वजह से। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका हेडेक हो रहा है, आपका एकदम ऐसे डिसोरिएंट हो गए हो, तो ये पेशेंट में जब ऐसे ये भी साइन दिखाते हैं, तो पानी में नमक ऐड करना है और नारियल पानी पिलाना है उनको, तो शाम तक ठीक हो जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ होती है, अगर ये हम इसको इग्नोर करते हैं ना साइन को, पेशेंट हार्ट बंद हो जाता है, हार्ट अटैक। तो वो बहुत छोटी चीज़ है नमक, खाने में नमक ऐड करना, पर मेजर उसका जो रिस्पॉन्स है ये है, काफ़ी मुश्किल हो जाता बहुत सारे पेशेंट ऐसे हो सकते हैं कि वो सर्जरी के बाद भी, अगर थोड़ा सा ठीक होने के बाद भी फिर से तंबाकू या फिर स्मोक करना शुरू करते हैं, तो उनको कैंसर जल्दी आ सकता है, फिर से आ है। सकता है। डेफिनेटली, एक बार कैंसर सेल को सिग्नल मिला था, तो तब उसने वो रिएक्शन दिया और हमने उसको निकालने का ट्राई किया, वो निकला है। और कुछ चीज़ पर जेनेटिक वहाँ पे, अभी जो डैमेज है ना वहाँ पे है, तो अभी दूसरी बार आप सिग्नल दोगे ना, तो अभी रुके रहना, वो पहले से ज़्यादा यानी एग्रेसिवली वो बढ़ेगा। एक्चुअली वो हम उसको रोक ही नहीं पाएंगे, अपने पास वो टाइम ही नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर सपोज कोई हैबिट की वजह से कैंसर को हमने ट्रीट किया, तो दूसरी बार हैबिट करोगे ना वापस स्टार्ट, चांसेस कम है बचने के। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, रिपीट नहीं करें। कैंसर को क्या प्रिवेंट किया जा सकता है, और क्या हेल्दी हैबिट्स है जो हमें अपनानी चाहिए? फर्स्ट, स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज कर रहे हो? कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो मोस्टली पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत होता है, तो आजकल कॉम्पिटिटिव लाइफ है, किसी ने घर लिया, फ्लैट लिया, तो हम फैमिली मेम्बर को ही पुश करते हैं कि वो, ये नेबर ने घर लिया वहाँ पे, आपसे कुछ नहीं हो रहा है। या फिर वाइफ से एक्सपेक्ट करता है कोई कि वो देखो, वो ये उसके घर से ये आया था, ये फ़ायदा उसके वाइफ की वजह से। यानी एक दूसरे पे जो स्ट्रेस बिल्ड कर रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली मेन कॉज है कि एक तो बाहर का स्ट्रेस है और फैमिली भी स्ट्रेस बिल्ड कर रही है। तो फर्स्ट स्ट्रेस हमेशा माइंड स्ट्रेस के अंडर, तो स्ट्रेस को कोप करने के लिए हम कुछ ना कुछ फिर सब्सटेंस, स्मोकिंग या फिर कुछ खराब आदत है, शुगर भी एक कैंसर का रीज़न है, क्योंकि उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और उससे भी कैंसर ट्रिगर होने के फुल चांसेस। तो फर्स्ट यानी जो ओरिजिन है ना कैंसर का, वो स्ट्रेस फैक्टर से स्टार्ट होता है। स्ट्रेस अफेक्ट करता है हैबिट को। हैबिट मज़े मज़े में बहुत रेयरली लगता है, मैक्सिमम यानी जो टीनेज में होता है ना वो मज़े का है ठीक है। तो यानी पीयर प्रेशर रहता है, वो फूक रहा है, वो कूल लग रहा है, वो ये कर रहा है। हैबिट लगना वो अलग बात है पीयर प्रेशर की वजह से, पर स्ट्रेस की वजह से उसको डील करने के लिए जो हम कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है कैंसर की तरफ यानी जाने का। तो फर्स्टली स्ट्रेस को मैनेज करो। सेकेंड, फैमिली को टाइम दो, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस आता ही रहेगा, आप स्ट्रांग कैसे रहोगे? बाहर आप रहते हो ना, बाहर स्ट्रेसफुल है, एक अपना फैमिली रहता है ना, वो शेल है जहाँ पे सेफ फील होता है, जहाँ पे समझ सकते हैं लोग, जहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर को ही समझ के लेना पड़ता है, वो कंपलसरी है। नहीं आप ऐसे बोले नहीं ईगो पे लेना है, नहीं वैसा नहीं कर सकते आप। फैमिली है, बाहर आप दोनों भी लड़के आ रहे हो, घर पे आके आप दोनों साथ है ना, एक दूसरे को समझो। तो उससे क्या होगा कि
बाहर का स्ट्रेस की वजह से आप खराब हैबिट के क्लोज नहीं जाओगे, टूटोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं डील करने के लिए, तो आपका स्ट्रेस वैसे। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट से क्या फीमेल को भी फ़ायदा है, ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीज़ों में, ओवरियन कैंसर, ये सारे हार्मोनल कैंसर है। हार्मोन्स कब चेक में रहेंगे, जब आपका मूड अच्छा रहेगा, जब हेल्दी लाइफस्टाइल दोनों कपल से या फिर बच्चे हैं, चाहे साइकिलिंग पे जाओ, बैठे बैठे योगा करो, अरे योगा भी नहीं करना है, आलस है ना थोड़ा सा, तो घर पे गाने लगाओ और थोड़ा नाचो, डांस करो, है ना, उतना तो कर ही सकते हो, है ना। और स्टडी मेरे हिसाब से है ना, बच्चों को एक आदत लगानी है कि नहीं, स्टडी उस वे में इम्पोर्टेंट नहीं मार्क्स के लिए, स्टडी कैलकुलेशन सीखने के लिए होता है, थोड़ा नॉलेज बढ़ाने के लिए होता है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है, आपको कैसे बोलना है, कितना समझदार होना है। वो स्टडी इसलिए नहीं होता है कि इतना मुझे मार्क लाना है और उसके बाद ये करना है, स्ट्रेस में। डॉक्टर निखिल जी, जो पेशेंट है और उनकी फैमिली के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले डरना नहीं है, जब भी कैंसर डिटेक्ट होगा ना, तो प्लीज़ अच्छा सोर्स, पहले एक ही हफ्ता डरने के लिए दे दो, तो जितना जितना यानी आप बिखर रहे हो ना, ठीक है, एक हफ्ता है, उसके ऊपर नहीं, फिर फटाफट, यानी जो पेशेंट है वो तो मेंटल स्टेट में नहीं रहता ना, और उसकी फैमिली भी सेम वे में एक्ट करने लगी, तो फ़ायदा क्या फैमिली होने का। फैमिली इस टाइम फर्म होनी चाहिए, फर्म डिसीजन लो, और कंफ्यूज करने वाले कैरेक्टर सबको बाहर निकालो। आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, आप हो, आपके बच्चे हैं, अगर वो काबिल नहीं है, छोटे हैं एकदम, तो एक कोई तो और फैमिली मेम्बर जैसे कि क्लोज रहता है, हर एक फैमिली का दूसरा एक यानी क्लोज फैमिली होती है, तो उसको लेके डिसीजन ले लो। और अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा भी अरेंज कर सकते हो तो पैसे दे के करो, क्योंकि फ्री में अगर वेटिंग रहेगा ना, प्लीज़ मत करो, नहीं फिर वेटिंग से कैंसर नहीं थमता, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से दिल खोल के थोड़ा बात करो, समझो क्या क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, और जो डॉक्टर सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, डेफिनेटली ही इज़ गुड डॉक्टर, करो, उस पर ट्रस्ट करो, एक बार करके देखो, वो भी आप पे यानी वो उतना रिजल्ट वो खुद देने का, उस पर भी प्रेशर रहेगा कि पेशेंट मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो भी अच्छा रिजल्ट देने का ट्राई करेगा, और म्यूचुअल होता है ना। आप पहले ही इनसिक्योर हो, पहले ही डरे हुए हो, तो वो सेम फीलिंग डॉक्टर से भी नहीं आएगी, वो भी बोलेगा अच्छा आ गया मेरा 1 महीने का रेंट, डैडी में 1 महीने के लिए मेरे चल निकल जाएगा भाड़ा, ठीक है, तो वैसा सोचने वाला ये होता है। आप ये अलग टाइप का डॉक्टर है, वे वैसा नहीं करता है कोई तो मुझे बोलोगे आप तो ये है, ट्रस्ट से ही सब कुछ बेटर रिजल्ट आएगा, और पैनिक मत। थैंक यू डॉक्टर निखिल जी, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सर।